उपन्यास रिश्तों के रोशनदान। लेखक विशंबर पुरोहित। पहल। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 50 गज के एक 2 मंजिला मकान का ड्राइंग रूम। अचानक लैंडलाइन फोन की तेज घंटे की आवाज से डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे माँ बेटे चौंक उठे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ ताकते हैं कि फोन कौन सुनेगा। माँ, ये लैंडलाइन हम कटवा क्यों नहीं देते? बेटे पुनीत ने जल्लाहट भरे स्वर में माँ की ओर देखते हुए कहा। पन्नू, तुम तो जानते ही हो लैंडलाइन पर तुम्हारे पिता के अलावा और कोई फोन नहीं करता और उनका फोन तुम्हारे अलावा कोई दूसरा रिसीव भी नहीं करता, माँ ने जवाब दिया। खाना बीच में ही छोड़कर पुनीत ने फोन उठाया, फिर दबे स्वर में माँ की तरफ देखते हुए कहा, जिनसे आप कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती उनसे हमें बात करने पर क्यों मजबूर करती हैं? पिता हैं तुम्हारे, माँ ने झुंझलाहट में जवाब दिया। असल में ये 2 मंजिला मकान सुरेंद्र सिंह भंडारी का है, जो 2.5 दशक पहले गढ़वाल के पहाड़ों से मैदान की ओर पलायन कर गए थे। तब तक उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था। नजफगढ़ भी उन दिनों तक पूरी तरह दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र था, जहाँ धीरे धीरे पहाड़ों से आकर लोग बस रहे थे। खेती योग्य जमीन आवासीय भूखंडों में बदलती जा रही थी। भंडारी जी ने भी नए निर्माणाधीन क्षेत्र में आकर गढ़वाल पनीर भंडार नाम से अपना व्यवसाय शुरू किया, जो बहुत जल्दी ही चल निकला। भंडारी जी गढ़वाल की केदार घाटी के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। उनकी 2 बेटियां थी, मोहिनी और शशि प्रभा। उन दोनों की शादियां उन्होंने अपने ही इलाके के जाने माने परिवारों में की थी। मोहिनी के पति गोपाल सिंह बिष्ट को वन विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी और छोटी बेटी शशि प्रभा का पति वीरेंद्र रावत दिल्ली में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। गढ़वाल की वादियों में पले बड़े वीरेंद्र रावत का सपना था कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करे, जहां लालची ठेकेदार पेड़ों की बेहिसाब कटाई करके उस क्षेत्र के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी कारण मजबूरी में पहाड़ी लोग लगातार बड़ी संख्या में मैदानों की ओर आ गए थे। वीरेंद्र दिल्ली में पढ़ाई पूरी करके अपने गाँव लौटा। वहीं से उसने गढ़वाल की वन संपदा को बचाने के उद्देश्य से पहल नाम का एक गैर सरकारी संगठन NGO शुरू किया और फिर पूरी तन्मयता से पहल को स्थायी रूप देने में जुट गया। इन सारे प्रयासों के बावजूद अभी तक उसकी अपनी आजीविका नहीं के बराबर ही थी। जो थोड़ी बहुत घर की खेती थी, उसी के आधार पर जैसे तैसे करके वो अपना जीवन चला रहा था। इसी बीच उस पर अपनी 2 संतानों का भार भी आ गया। बड़ा बेटा पुनीत और उससे 2 वर्ष छोटी बिटिया मधुरिमा। बच्चों के कुछ बड़े होने पर उसने उन्हें गाँव के ही स्कूल में दाखिला दिला दिया। पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुदान के वास्ते वीरेंद्र को दिन रात सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते। इस आपाधापी के चलते वो शशि या बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे सका। इधर नजफगढ़ में भंडारी जी के गढ़वाल पनीर भंडार का कारोबार चल निकला। उसी की आय से उन्होंने नजफगढ़ में ही 50 गज का एक प्लॉट खरीदा और धीरे धीरे उस पर अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया। 2 साल में मकान बनकर तैयार हो गया, जिसे भंडारी भवन नाम दिया गया। नए घर में उन्होंने अपने नाती पुनीत, नातिन मधुरिमा और अपनी बेटी शशि प्रभा को भी बुला लिया। हालांकि वीरेंद्र इस बात से खुश नहीं था। पहाड़ी लोगों को शहर में जाने से रोकना ही उसका मकसद था, लेकिन भंडारी जी की जिद के आगे उसकी एक न चली। दोनों बच्चे अब दिल्ली के ही एक स्कूल में पढ़ने लगे। वीरेंद्र अब कभी कभार गढ़वाल से नजफगढ़ आता और अपनी पत्नी और बच्चों से मिलकर लौट जाता। कुछ ही सालों में उसका NGO पहल गढ़वाल क्षेत्र में अपनी जड़ जमाने लगा था। उसके काम को देखते हुए उसे अच्छी खासी सरकारी मदद भी मिलने लगी थी। बच्चे दिल्ली में बड़े होने लगे। वीरेंद्र और शशि के बीच दूरियां लगातार बढ़ती रहीं। इन्हीं दिनों वीरेंद्र के गांव में एक अजीब सी घटना हुई। उसका बड़ा भाई सुमेर सिंह रावत, जो गांव में खेती बाड़ी का काम देखता था, एक दिन अचानक अपनी पत्नी शशि कला और 2 साल की इकलौती बेटी खुशबू को छोड़कर कहीं गायब हो गया। बहुत खोज की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। पति के दुख से बेहाल सुमेर की पत्नी ने भी कुछ ही महीनों बाद हालात के साथ समझौता कर लिया। खेती बाड़ी और मवेशियों का जो काम पहले पति देखता था, अब यही काम उसने खुद संभाल लिया। अपनी पत्नी शशि प्रभा से दूर रह रहे वीरेंद्र और उसकी भाभी शशि कला में ना चाहते हुए भी नजदीकियां बढ़ने लगी। बड़े भाई को गायब हुए अब 4-5 साल बीत चुके थे। धीरे धीरे वीरेंद्र ने शशि कला का दायित्व उसके पति की तरह संभाल लिया। वो भाभी के साथ ब्याहता पति की तरह रहने लगा। खुशबू के लिए तो वीरेंद्र ही पिता था। अपने NGO के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए वीरेंद्र को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और दिल्ली में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के चक्कर काटने पड़ते थे। जब भी वह दिल्ली आता तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 1-2 दिन बिताकर लौट जाता। उधर गांव में वीरेंद्र और शशि कला के व्यवहार को लेकर जो कानाफूसी हो रही थी, उसकी फुसफुसाहट अब भंडारी भवन तक भी पहुंचने लगी थी। शशि प्रभा का दुख उसके पिता सुरेंद्र सिंह से देखा नहीं जा रहा था। आखिर एक दिन उन्होंने वीरेंद्र
वीरेंद्र को दिल्ली बुलाकर साफ साफ शब्दों में पूछ लिया, जवाई जी, आपको फैसला करना होगा कि आप मेरी बेटी के साथ रहना चाहते हैं या अपनी भाभी के साथ। अगर आप यहाँ आकर रहते हो तो मैं आपको अपना सारा कारोबार सौंप दूंगा और ये कोठी भी आपके नाम कर दूंगा। वीरेंद्र इधर उधर की बात करके ससुर जी के प्रस्ताव को टाल गया। बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उनसे कहा, मेरे लिए तो मेरा एनजीओ पहल ही मेरी जिंदगी का मकसद है। वो ना तो अपनी पत्नी और ना ही अपनी भाभी को छोड़ पा रहा था और ना ही उसे स्थायी रूप से अपने साथ पत्नी की तरह अपना पा रहा था। उसके मन में यह भावना घर कर गई थी कि वो दोनों के साथ अपना जीवन बिता लेगा। इसी तरह 18 साल बीत गए। उसका बेटा पुनीत रावत इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा लेकर दिल्ली में विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के लिए इवेंट्स मैनेज करता था। उसकी छोटी बहन मधुरिमा ने BCA करके गुड़गांव की एक IT कंपनी ज्वाइन कर ली थी। माँ शशि प्रभा ने अपने वृद्ध पिता के गढ़वाल पनीर का कार्यभार संभाल दिया था। धीरे धीरे वीरेंद्र का दिल्ली आना बहुत कम हो गया। वो जब भी आता तो उसका पत्नी के साथ भाभी को लेकर गर्म विवाद छिड़ जाता। इतने सालों बाद भी वीरेंद्र कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक बार तो पत्नी ने यहाँ तक कह दिया कि शायद तुम इसी उम्मीद में यहाँ आते हो कि मेरे पापा अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा तुम्हें दे ही देंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देखते ही देखते पहल NGO का काम सरकारी अनुदानों की मदद से अब काफी फैलने लगा था। अब यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम बन गया। अब उसे पर्यावरण पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लेने के निमंत्रण भी मिलने लगे थे। वह हर साल ऐसी कम से कम 1-2 सेमिनारों में भाग लेने के लिए विदेश जाने लगा। गढ़वाल के वन्य क्षेत्रों में पाई जाने वाली कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों को पहचानने और उन्हें संरक्षित करने के लिए पहल ने जो कार्य किया था, इसके लिए उसे नीदरलैंड की एक संस्था ने पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना। एम्स्टर्डम जाकर वीरेंद्र ने पुरस्कार ग्रहण किया। दिल्ली लौटकर उसने तय किया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके देशवासियों को अपने पर्यावरण संबंधी पुरस्कार से अवगत कराएगा और गढ़वाल क्षेत्र में अपनी संस्था द्वारा किए जा रहे कामों की विस्तृत जानकारी भी देगा। पुनीत ने फोन पर हुई बात सुनकर अपनी माँ से कहा, पापा के NGO को उसके काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इस उपलक्ष्य में वे दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना चाह रहे हैं। इस कार्यक्रम के मैनेजमेंट का काम वे मुझे सौंपना चाहते हैं। बताओ मैं क्या करूं? माँ ने कहा, तुम एक प्रोफेशनल हो और जिस तरह इतने इवेंट मैनेज कर रहे हो तो इस इवेंट को भी अपना काम समझ के मैनेज कर लो। पुनीत बोला, पापा ने इस इवेंट के दिन तुम्हें मधुरिमा और नाना जी को भी बुलाया है। उनका कहना है कि जब तक पूरा परिवार इसमें शिरकत नहीं करेगा तब तक ये कार्यक्रम अधूरा ही रहेगा। पुनीत के आग्रह पर शशि प्रभा ने बेमन से अपनी स्वीकृति दे दी। कार्यक्रम अपनी पूरी भव्यता के साथ दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित हुआ। समारोह में प्रदेश के शिक्षा मंत्री रणजीत नौटियाल भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में आमंत्रित लोगों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र ने कहा, दोस्तों, ये पुरस्कार मुझे नहीं बल्कि गढ़वाल के उन सभी स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को मिला है जो पूरे जी जान से वहाँ के पर्यावरण को लालची ठेकेदारों की नजरों से बचाने में लगे हुए हैं। उसी का नतीजा है कि ये औषधियाँ जिन्हें पहले लोग झाड़ झंखाड़ समझकर फेंक दिया करते थे, उसके महत्व को पहचानने लगे हैं। ये कतई मेरा सम्मान नहीं बल्कि पूरे गढ़वाल निवासियों का सम्मान है। साथ ही मैं आज के इस भव्य आयोजन के लिए बेटे पुनीत रावत और उनके सभी साथियों का आभारी हूँ, जिन्होंने देशवासियों तक पर्यावरण का ये संदेश पहुँचाने में पूरी जान लगा दी है। इस मौके पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अब हमारे पहाड़ के, खास तौर से गढ़वाल के निवासियों को दकियानुसी विचारों को छोड़कर नई तकनीक और नए विचारों को अपनाना चाहिए। आज सारा विश्व एक ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, लेकिन हम अब भी जात पात, छुआछूत और धार्मिक बंधनों में जकड़े हुए हैं। जब तक हम अपने पुराने बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे ये प्रयास सफल नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आयोजित की गई हाई टी के दौरान मुख्य अतिथि रणजीत नौटियाल जी ने वीरेंद्र के निस्वार्थ योगदान के लिए उसे अपनी पार्टी की तरफ से देहरादून से पार्टी टिकट देने का प्रस्ताव भी रखा। नौटियाल जी ने पुनीत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पार्टी को नौजवान खून की बहुत जरूरत है। वीरेंद्र के लिए ये एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता था। नौटियाल जी के जाने के बाद वीरेंद्र ने पुनीत के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, आज लगता है कि मेरी तपस्या वाकई सफल हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम ये इवेंट का काम छोड़कर मेरी संस्था का प्रबंध संभाल लो। मैं तुम्हारा बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। पुनीत ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए अपने पिता को आयोजन का 2 लाख का बिल थमा दिया। फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा उज्जवल भविष्य तो हर रात माँ के आंसुओं में बह जाता है।
और हाँ, अगले महीने मैं अपनी दोस्त फलेरिया डिसूजा के साथ शादी कर रहा हूँ। मैं और फलेरिया मिलकर नाना जी का बिजनेस संभालने वाले हैं। अगर आपको अपनी निस्वार्थ तपस्या से समय मिले तो कुछ समय के लिए वहाँ जरूर आना। ये कहते हुए पुनीत माँ का हाथ पकड़कर हॉल से निकल गया। वीरेंद्र अवाक होकर उसे देखता रहा। जब रिश्ते मर जाते हैं तो उनकी लाशों का बोझ असहनीय हो जाता है और उन्हें खत्म करने में ही समझदारी होती है। और सालों से रेंगते हुए इस रिश्ते को खत्म करने की पहल आज पुनीत ने कर दी थी।